एम लेके इलेक्ट्रॉनिक्स वाले के लिए कहीं ना कहीं तैयारी कर रहे थे, तो सिलेक्शन हो नहीं पा रहा था, कहीं ना कहीं 2 नंबर से 3 नंबर से ऐसे रुक जा रहा था। और मेहनत की जा रही थी, पूरी मेहनत की जा रही थी। उसमें कुछ कमी आ रही थी कि न्यूमेरिकल्स नहीं पढ़ते हम लोग, जबकि खुद से पढ़ाई करते हैं लोग न्यूमेरिकल्स नहीं पढ़ते हैं, बिल्कुल भी नहीं पढ़ते हैं। थ्योरी याद करते हैं, उसके बाद कोई ऑब्जेक्टिव बुक उठा लेते हैं, उससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद करते हैं। तो वहाँ पर क्या ही कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। जब आप किसी चीज़ के न्यूमेरिकल्स लगाते हैं तो वो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा क्लियर होती हैं। और सर यहाँ ये चीज़ बहुत अच्छी थी कि कोई भी टॉपिक बिना न्यूमेरिकल्स लगवाए हुए नहीं जाते हैं, और न्यूमेरिकल्स पे ही इनका फोकस मेनली रहता है। और बहुत अच्छे से करवाते हैं। आपका नेटवर्क हो, डिजिटल हो, कम्युनिकेशन हो, हर जगह न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा मिलेंगे आपको। तो वो चीज़ जब हम लोग आए तो हम भी ऐसे जाते थे, लोग डेमो देने आते हैं। मैं भी आया था, मेरा फ्रेंड था पहले मोहित आया हुआ था, तो उसके यहाँ मैं आया तो उनके मकान मालिक बोले कि बस 2 दिन ही रुकने देंगे। ठीक है, देखते हैं 2 दिन आए उनके यहाँ। एंड ऑफ पढ़ा रहे थे, ओपन पढ़ रहे थे, ओपन चल रहा था। तो जब हम लोग आगे देखे कि ओपन में उन्होंने पहले थ्योरी पढ़ाई, उसके बाद स्टार्ट हो गया, पूरा कैलकुलेशन चालू हो गया, न्यूमेरिकल्स चालू हो गया, डेरिवेशन चालू हो गया। तो यही चाहिए था हम लोगों को। बाकी थ्योरी वगैरह बुक्स कोई भी पढ़ रहा है, हम लोग भी पढ़ सकते हैं, लेकिन ये चीज़ें नहीं मिल रही थी। तो उसके बाद हम लोग आए, हमने 11-12 महीने का लगभग कोर्स किया, कोर्स कंप्लीट किए। और बीच में हालांकि हम लोग कोई डिस्टर्बेंस नहीं आया उस समय पे, क्योंकि वैकेंसी भी नहीं आई थी बीच में कि हम लोग कहीं जाएँ। लगातार पढ़ाई हुई और बहुत अच्छे से हमने पढ़ाया, चीज़ एक एक सब्जेक्ट पढ़ाया। और उसके बाद 2019 का लोकसभा इलेक्शन आया, तो बहुत सारी वैकेंसी एक साथ आई। तो हमारा जो ग्रुप था, 7-8 लोगों का ग्रुप था, सब लोग सिलेक्टेड हैं, और सब सारे जेई पोस्ट में सिलेक्टेड हैं, और जेई से लेकर जेई से ऊपर भी सिलेक्टेड है। और गुरु जी का जो भी रहा, हम लोग प्रयास किए, और हमारे प्रयास से ज़्यादा उनका प्रयास रहा। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी थी कि हम लोगों को लगता है बहुत दिक्कत है, ये सब हम नहीं पढ़ पाएंगे, बस हम कुछ नहीं करते थे, जस्ट आगे कोचिंग में बैठ जाते थे और सुनते रहते थे। बहुत सारे लोग, कुछ 30-40 लोगों को बैच रहता था, और जब कोई भी सब्जेक्ट अपने टॉप में पहुँचता था, पहुँचते थे जब फिजिकल लेवल पर, तो वो बैच में 10 लोग बचते थे। हालांकि वो ज्वाइन किए हुए नेक्स्ट सब्जेक्ट में पढ़ने फिर से आएंगे, लेकिन जब वो एक अच्छे खासे लेवल पर पहुँचते थे तो आधे लोग गायब हो जाते थे। तो हम लोग कुछ नहीं करते थे, हमें भी लगता था कि बहुत कठिन है आए हुए और नहीं आ रहा, कम आ रहा, ये मेहनत बहुत पड़ रही है, लेकिन कभी बंक नहीं दिए क्लास, आके बैठे हैं। और सबका समझाने का तरीका इतना अच्छा है कि कहीं ना कहीं वो एक दो बार जब बताएंगे आपको, कहीं ना कहीं कितनी डिफिकल्ट चीज़ें हो समझ में आ जाएगी। बहुत सारी चीज़ें पहले नहीं पढ़े थे, कंट्रोल सिस्टम कभी नहीं पढ़े थे नॉर्मल टाइम पर। सर ने फर्स्ट टाइम पढ़ाई, और पहली बार में उन्होंने इतना अच्छा पढ़ाया कि हाँ एग्ज़ाम लेवल से लगने लगा कि ये हो जाएगी। सर ने बुक दी। अच्छा, एक चीज़ सर की बहुत अच्छी लगती है कि ये बच्चों को बुक प्रोवाइड कराते हैं, ये आप बुक लो पढ़ो। कई जगह ये होता है कि टीचर्स अपने नोट्स देते हैं, अपने नोट्स मतलब टीचर क्या पढ़ाना चाहता है आपको उतना ही आप पढ़ पाओगे, आपका सिलेबस क्या आपको नहीं पता चलेगा। लेकिन जब आप बुक पढ़ते हो तो आपको पता है कि क्या छोड़ दिए, क्या पढ़ने को बाकी है। बहुत सारी जगह होता है कि कितना चीज़ें छोड़ दी जाती हैं, स्किप कर दी जाती है, तो आप जब बुक नहीं देख रहे होते तो आपको पता भी नहीं होता कि ये चीज़ें मेरी रह गई। तो यदि आप हमेशा कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, कोई ना कोई एक बुक फॉलो करिए, उससे आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, आपको पता चलेगा कि क्या क्रिटिकल चीज़ें हैं जो आ सकती हैं, और हम ये कोई टीचर उसको छोड़ रहा है। तो ऐसे ही चलता रहा, और सर बहुत अच्छे से पढ़ाया हम लोगों को, लगे रहे थे। उसके बाद सिलेक्शन भी हुए, और हमारे नहीं बच्चों बहुत सारे लोगों की सिलेक्शन हुई वहाँ पर। हमारे जाने के बाद भी सिलेक्शन में पता चलता रहा लोग में आए हैं। और टेक्निकल में जितना टाइम बस आगे सबको देखते रहिए, और जो बोल रहे हैं वो करते रहिए, जैसे इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं फॉलो करते रहिए। और टेक्निकल में कवर हो जाए तो ये होने वाला सवाल ही नहीं हो जाएगा। हालांकि मेरा उधर जब BRDO में हुआ था तो मुझे टेंशन थी, मैं इस बात की थी कि मेरा लास्ट एज था, थोड़ा सा लेट स्टार्ट किए थे क्लास। होता है ना अपना 28-29 डे के एग्जाम में रहता है, तो 27 में लगभग सिलेक्शन हुआ था। हमें डर था कि कहीं सिलेक्शन नहीं हो, और दूसरी जॉब में ट्राई करता था, जैसे लोगों का ऐसा नॉट नहीं होता। तो मेथ्स के टाइम पे तो हम जो टेक्निकल का मेथ्स पेपर था उस टाइम पे हम पढ़ भी नहीं पाए थे ज़्यादा। तो लोगों का लगता साइको एग्जाम लगा हुआ था, तो सोचा कि इसको प्रिपेयर करते हैं। लेकिन ऑलरेडी सर ने इतना अच्छा पढ़ाया हुआ था कि हम लोग इतना ज़्यादा मेहनत ना करते हुए तो जाके एग्ज़ाम को निकाल दिया, और एग्ज़ाम निकाला था। ऐसा नहीं कट ऑफ में है, कट ऑफ से नंबर ऊपर ही गया था हमारा। तो जितना ये पढ़ाई है इसको पूरा तैयार करने को आई थिंक कोई भी एग्ज़ाम निकल सकता है।
कहीं ना कहीं जो कोचिंग में बच्चे हैं गलतियाँ ये हो रही कि टेक्निकल तो सब पढ़ा रहा है बहुत अच्छे से, लेकिन नॉन टेक्निकल फोकस नहीं होता था। नॉन टेक्निकल के सर ने कभी प्रयास किया जीके भी सर लगवाए, लेकिन नॉन टेक्निकल कहीं ना कहीं आपको अपने आप से करना पड़ेगा या फोकस बराबर रखती है। मेरे साथ ये होता था कि हम लोग टेक्निकल पढ़ रहे हैं, नॉन टेक छूट जा रहा है, नॉन टेक पढ़ रहे हैं, टेक्निकल छूट जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आप बैलेंस बनाना है उसको भी, क्योंकि क्या है ना, मोस्टली एग्जाम में आपको टेक्निकल पेपर में पहुंचने से पहले नॉन टेक से गुजरना है। आपने टेक्निकल बहुत अच्छा कर लिया लेकिन आप नॉन टेक में नहीं है तो आप मेन बैटर में पहुँच ही नहीं पा रहे हैं। जैसे 2016 में बीएसएनएल जेईई का एग्जाम दिए थे हम लोग तो स्टार्टिंग होते, लेकिन सभी कोचिंग में आगे पता चला बहुत सारे लोग जो है 50 से 10 नंबर ऊपर थे, तो उसमें मात्र 20 नंबर के नॉन टेक्निकल क्वेश्चन थे। इसको 7 नंबर कर लेते हैं, 20 में 7 कर लेते, 20 में 7 लोग नहीं कर पाए। नॉन टेक्निकल के एग्जाम में, टेक्निकल में मेरे से 10 नंबर ऊपर, 15 नंबर ऊपर ऐसे लोग थे, तो 20 नंबर उनको लोग 20 नंबर और देखिए इस टेंशन में बैठ के इतने सारे बच्चों को जाना कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक है। तो पूरा फोकस करिए नॉन टेक्निकल में, और केवल टीचर्स को बात करिए, क्योंकि टीचर्स आजकल नहीं कहेंगे कि ऐसा चीज़ें, लेकिन बिजनेस हो गया है। SSC वगैरह में बहुत उल्टी बनाया जाता है। किताबों का साथ रखिए, मैथ्स रीजनिंग पढ़ते हैं तो केवल टीचर के नोट्स पे मत जाइए, किताब देखते रहिए। और किताब से वैसे बहुत अच्छी किताब मुझे लगती है आदर्श अग्रवाल, तो उसको 7-8 बार लगाया करिए। और मोस्टली बच्चे जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं आदर्श अग्रवाल से दूर रखते हैं, वो इसीलिए रखते हैं क्योंकि टीचर उसको पूरी पढ़ाते नहीं कभी, और उसमें टीचर्स पढ़ाते हैं ट्रिक्स वाले क्वेश्चन कि आपको ट्रिक लगाई, आपने ऐसे ओवरली किया खत्म। तो जब आप एग्जाम में जाओ तो ट्रिक वाले क्वेश्चन मिलेंगे आपको 2-4, लेकिन सारे क्वेश्चन ट्रिक के नहीं होंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपको। कॉन्सेप्ट एक्चुअली पता नहीं, मुझे लगता है कि ऐसे बात है, पहले कॉन्सेप्ट आप पढ़ो, फिर ट्रिक मत पढ़ो आप, क्योंकि आप एक बार ट्रिक पढ़ लिया आपको कॉन्सेप्ट पढ़ने का मन नहीं करेगा। पहले कॉन्सेप्ट पढ़िए फिर ट्रिक्स पढ़िए, और कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद ट्रिक आप खुद बना रही हैं, कोई किसी को बताने की जरूरत नहीं है। आपको खुद से समझ आने लगेगा कौन से 2-3 स्टेप कट करने से टाइम बच जाएगा आपका। तो रही जीके जीएस की बात, तो कोई जीके जीएस कोई बड़ी चीज़ नहीं होती। अच्छा लगे पढ़िए, नहीं अच्छा लगे तो अगर अपनी साइंस मजबूत करिए। टेक्निकल लोग हैं, आप साइंस के स्टूडेंट हैं, साइंस मजबूत करिए, मैथ्स रीजनिंग मजबूत करिए, जी अपना जनरल साइंस हिस्ट्री वगैरह और बहुत पढ़ लीजिए, फंस जाएगा। फंस में कोई बात नहीं, जितना फंस जाएगा भाई 100 में 70 लाने होते हैं, 30% वैसे भी 100 नहीं होते हैं, 100 नहीं करने होते हैं। तो आप टेक्निकल और नॉन टेक दोनों एक साथ कैसे मैनेज करते हैं? और मैनेज करने में थोड़ा सा हम लोग ग्रुप स्टडी भी करते थे। हम लोग बांदा से जब आए थे तो बांदा में ऑलरेडी ग्रुप चलता था हमारा, ग्रुप में हम लोग का ऐसा नहीं कि आप अपने कम्युनिकेशन करना बैठ के 7-8 लोगों को प्रतियोगी स्वयं फील्ड के हैं, तो उसमें हम लोग ये करते थे कि डेली 1 घंटे में कोई व्यक्ति हो और उसको क्वेश्चन वो लिख के आए, लाएगा वो ये क्वेश्चन 500 क्वेश्चन लगभग लिख के आएगा पर डे, और बैठ के पूछेंगे, 5 लोग सुनेंगे उसको और इस सर्कल में चलाएंगे उसको, वो सब बताएंगे उसको आ रहा है नहीं आ रहा। तो आप डेली उसमें क्या होता है ना, और पूरा वीक का एक बनाए होते सिलेबस की, आज हिस्ट्री चलेगा, कल जियोग्राफी चलेगा, ऐसे करके पूरा नॉन टेक का सिलेबस एक वीक में कम्प्लीट होना चाहिए एक सर्कल में। तो उसमें एक हफ्ते में आप पूरा सिलेबस कवर करते हो, पर डे आप लगभग 500 क्वेश्चन सुनते हो और डेली वो कोई सुनने वाला व्यक्ति को चेंज होता है, तो कहीं ना कहीं नए क्वेश्चन आपको मिलते हैं। क्लियर होती है कि आप कहीं से भी लेकर आइए, उसमें 10 मिनट स्टार्टिंग में करते हैं अपना साइंस, अपना जियोग्राफी जो भी है चलता है, उसमें एक चीज़ और करते थे हम लोग कि 2-3 दिन में या संडे टू संडे कोई एक पेपर क्रिएट करता था कोई एक कैंडिडेट, और वो बाकी लोग बैठ के फोटो कॉपी करा के देते थे, तो पेपर करते थे। उससे नॉन टेक्निकल में बहुत फ़ायदा मिला। नॉन टेक्निकल में हम लोग कहीं कोचिंग नहीं की, हमारा तो बस इसी से हुआ क्लब से। और बांदा में जितने नॉन टेक्निकल वाले सिलेक्शन हुआ है तो लोग बस क्लब से ही निकाल रहे हैं। डेली 4 लोगों को ग्रुप बनाई जो सेम स्ट्रीम के हैं, जिनका पढ़ने में मतलब थोड़ा टाइम पास हम लोग बदल रखी, और कंटिन्यूटी मेन चीज़ है, कंटिन्यूटी बना के रखी। कंटिन्यूटी ब्रेक होती है, आप लोग रह जाते हैं गाँव में होती है या फिर प्रोग्राम में चले गए, थोड़ा सा 1 साल प्रयास करिए कि 1 साल पढ़ाई कीजिए, तो बस पढ़ाई को दे दीजिए 1 साल। तो 1 साल में कहीं ना कहीं वैकेंसी आए नहीं आए डजन मैटर, तो आप इस लायक हो जाओगे कि आप कोई भी वैकेंसी आ रही तो उसको कवर कर सकते हैं। तो इस सब चीज़ें नहीं, क्या टेक्निकल में कुछ बताइए कि कौन से सब्जेक्ट की ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्या टेक्निकल में
सब्जेक्ट ऐसा नहीं है कि आप किसी सब्जेक्ट को फोकस करके आप जरूर पढ़ सकते हैं। यदि कोई सब्जेक्ट आपको डिफिकल्ट लगता है तो मैं ये कह सकता हूँ कि पढ़ने का प्रयास करिए, लेकिन हाँ परेशान मत होइए कि कोई चीज़ आपको यदि समझ में नहीं आ रही है उसको जस्ट पढ़ने का प्रयास करना है, समझ परेशान नहीं होना। बाकी जो चीज़ें समझ में आ रही है उसको इतना स्ट्रॉन्ग करिए कि आप जो वीक पॉइंट है आप उसको कॉम्पनसेट कर सकें। और परेशान होने से कोई फायदा होता नहीं है। परेशान होने से आप जो चीज़ आपकी अच्छी है उसको भी डाउन कर देंगे। तो देखिए तो सारा कुछ बोलने लगता है आपको। तो ऐसा क्या होता है कि टेक्निकल में क्या होता है DRDO में जो पिछले लास्ट 3 पेपर्स हुए हैं उनमें ये ज़्यादातर रहता है कि कभी कभार कोई सब्जेक्ट ऐसा उठाते हैं कि वो फोकस अपना उस पर बढ़ा देते हैं। जैसे प्रीवियस ईयर्स में ये ऐसा रहा है कि कभी टेलीविज़न ज़्यादा आ गया, कभी ऐसा रहा है कंट्रोल सिस्टम आ गया, और कभी कभी ऐसा होता है कि इंस्ट्रूमेंट आ गया। इन सब चीज़ों की कभी कभी किसी पेपर में DRDO की संख्या बढ़ जाती है। यही चीज़ है कि मतलब टेक्निकल में थोड़ा सा ध्यान सभी सब्जेक्टों को लेकर आई थिंक देना है। टेक्निकल में एक्चुअली क्या है, कभी भी प्रिपरेशन आप कर रहे हैं तो किसी एग्जाम को फोकस करके नहीं करते। आपको चाहिए जॉब। आपको ये नहीं मतलब हमें कि रेलवे में जाए, यूपीएससी में जाए, मेट्रो में जाए, DRDO में जाए, आपको जॉब चाहिए। जॉब के लिए कहीं ना कहीं आपको अपना सिलेबस कवर करना है। और हर फील्ड सबका है, हर ऑर्गेनाइजेशन में जब एग्जाम लेता है तो कहीं किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर फोकस कर देते हैं वो लोग। लेकिन हमें तो जॉब चाहिए तो हमें सब पे फोकस करना है और सब कहीं ना कहीं एवरेज जैसे भी तैयार करना है, सब नॉर्मली तैयार होना चाहिए तैयार चाहिए। और वहाँ कहीं लेवल्स लगाई सर जैसे बोलते हैं, बहुत सारी लगवाते भी हैं। उन्होंने जैसे आपको भी दिए होंगे, ये भी दिए होंगे, तो हम लोग भी नेटवर्क के 11 एप्लीकेशन लगा के बैठे हुए हैं। पूरी किताब इस लोगों साल की है, ऐसा नहीं कि एक बार लगाए उसको कोचिंग में पूरी किताब जो है इस साल जो है तो जैसे चल रहे हैं दूरी के साथ चलते रहिए। मोस्टली होता है कि बच्चे नहीं लगाते हैं, बैठ रहे हैं इससे पूछेंगे हाँ लगा दिए प्रोग्राम में, ऐसा मत करिए। जहाँ से चाहिए वहाँ तो उतना ही टाइम दीजिए, पहले उन चीज़ों को कवर कर लीजिए। और बहुत सारी चीज़ें हैं कि उसको पढ़ने का पूरा प्रयास करिए, ये मतलब बहुत अच्छी चीज़ है। और बच्चे क्या कि स्पेशल बनते हैं तो पता नहीं होता है, पुराने पेपर फॉलो करिए जो भी आपके पास वेलकम होगा, अपने सीनियर से पता करिए, उनमें देखिए कैसा पैटर्न रहता है। और कुछ ऑब्जेक्टिव बुक लीजिए और ये क्वेश्चन कैसे क्या रहते हैं, क्योंकि वो कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। ऑप्शन देते हैं ऐसे कि आपको लगे कि ये भी सही हो सकता है, वो भी सही हो सकता है। तो कहीं ना कहीं यदि आप ऑलरेडी स्टेट हो गई तो एग्जाम में आए तो उस टाइम पर आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो ये सब चीज़ें थोड़ा कंटेंट ज़्यादा करने का प्रयास करिए, दूसरों से बेहतर करने का प्रयास करिए, तभी दूसरों से आगे लेके जाएंगे। थोड़ा सा उनके को जो है टाइम मैनेजमेंट के बारे में बताइए, मतलब किस तरीके से टाइम को जो मैनेज करके अपनी पढ़ाई करें, मतलब कैसे करना चाहिए और कैसे अपनी चीज़ें करना क्या हम लोग यहाँ पे रहते तो वही बेरोजगारी वाली लाइफ अपना काम चालू बनाए खाओ। तो टाइम मैनेजमेंट आपका यदि आपके पास शौक लग गया पढ़ाई का और आपको चीज़ें समझ में आने लगी, तो क्या होता है कि चीज़ें समझ में आए तो मन नहीं लगता जी मतलब टाइम मैनेजमेंट कर लो, टाइम टेबल बना लो, कोई फॉलो करता नहीं है। लेकिन अभी आप कंसंट्रेट होकर बैठने वाले मुझे ये लगता है कि आप पढ़ाई के लिए बैठते हो तो 1 घंटे स्टार्टिंग में पढ़ाई होती नहीं है, 1 घंटा केवल माइंड कॉन्सेंट्रेट होता है, उसके बाद जो पढ़ाई हो रही है वो पढ़ाई होती है। तो आपका भी मन लगने लगा है अच्छे से, तो आपको कुछ टाइम टेबल बनाने की जरूरत नहीं है। आप अपने आप बैठे रहोगे, 4 घंटे बैठोगे, 7 घंटे बैठोगे, रात में बैठोगे, आप जब तक अपना गोल अचीव नहीं कर लोगे, आपको पता है कि आपको ये चैप्टर कंप्लीट करना है, आज सामने सवाल दिए और ये पूरा इस टॉपिक को कंप्लीट करने जाना है, तो आप जब तक कंप्लीट नहीं हो जाएगा आपको अपने का मन करेगा ही नहीं। तो बस मन लगाइए, अलग चीज़ों से मन को डाइवर्जन करिए, आगे मन लगाइए, अपने आप चीज़ें टाइम वगैरह सब सेट हो जाएगा। इससे जो इनका टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों चीज़ें होती हैं, तो ये सब लोग ये डिसाइड नहीं कर पाते, जो मुझे लगता है कि कितना समय टेक्निकल में कितना नॉन टेक्निकल में, ये बड़ा कन्फ्यूजन होता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि अगर GS पढ़ना स्टार्ट की तो हफ्ते भर में GS खत्म, इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट की तो 5-6 दिन में खत्म। क्या इस तरह की स्टडी में कोई मतलब है कि क्या ऐसा करना चाहिए? नहीं, ऐसा मत करिए कि आप किसी एक सब्जेक्ट को पूरे वीक पढ़ रहे हैं। नॉन टेक्निकल में ऐसा मत करिए। टेक्निकल में आप ऐसा कर सकते हैं कि 10 घंटे पढ़ा रहे हैं उसको आप पढ़ के लेके चलिए,
बाकी बेसिक चीज़ें आप हफ्ते में एक बार रिवीजन करेंगे चलेगा। Yes. तो नॉन टेक्निकल में हफ्ते में आपको पूरा सिलेबस एक साल में कंप्लीट होना चाहिए। आपने भी हिस्ट्री का 2 हफ्ते पढ़ लिया, उसको छोड़ दिया और 2 हफ्ते और छोड़ दिया तो वो खत्म हो जाएगी। तो काफ़ी आप 2 हफ्ते पढ़े, 2 हफ्ते छोड़ दिए, वो खत्म हो जाएगी। इसलिए उसको ऐसा कुछ बनाइए कि एक हफ्ते में सारा रिवीजन रिवीज होता है, गैप मत करवाइए उसको। और मैथ्स में भी आप कहीं ना कहीं 50 सवाल लगाइए, कम से कम 50 सवाल लगाइए डेली। और सवालों को मैथ्स में जब भी लगाते हैं तो ऐसा मत आए कि मैंने ये क्वेश्चन देखा, ठीक है आ जाएगा मुझे, मैंने कर लिया, मुझे उसका मेथड पता है क्या, ऐसा मत करिए। उसको लगाइए कहीं ना कहीं, तो लगाने से आपकी स्पीड बढ़ेगी और जो आपके उस टाइम में डाउट रहते हैं वो खत्म हो जाएगा। और हर क्वेश्चन को लगाने के 2-3 मेथड होते हैं, ऐसा नहीं है हमको इस तरह एक ही ऐसा लगता है। तो आप जब लगाते हो तो आप आपके पास ऐसे 2-3 मेथड है तो मोस्टली आप क्या होता है, एक मेथड दूसरा आपने रिसर्च लगाया, दूसरा बोलिए रिसर्च लगाया। तो ये चीज़ें जो एग्ज़ाम में होनी है ये आप घर पर बैठ के कर रहे हैं, एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं समझ लगेगा, कॉन्फिडेंस आएगा और बस कट ऑफ से 2-3 नंबर नीचे और 2-3 नंबर ऊपर का ही खेल होता है, जिसके अंदर कॉन्फिडेंस है वो ऊपर निकल जाता है। और थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट हुआ है, एग्ज़ाम में आपका भी 5 मिनट बच गया तो आप कहीं ना कहीं बहुत अच्छा प्रयास कर लीजिए। वही आपके 5 क्वेश्चन छूट गए एग्ज़ाम में तो आपकी प्रैक्टिस कम है। आता सब क्यों है, हमारी सब की, बस इसके साथ साथ प्रैक्टिस भी चाहिए, सबसे बहुत इम्पोर्टेंट है। सेट पेपर लीजिए एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम आपका लगता है उसके सेट पेपर किसी की भी उठा लाइए, डजन मैटर अच्छे हैं बोल रहे हैं, उसमें क्या आंसर दिए उससे मतलब नहीं, बुक्स में बहुत सारे आंसर मुझे गलत दिए होते हैं। आप जस्ट क्वेश्चन पढ़िए, अपना खुद देखिए कि आंसर जो भी अवेलेबल है उसमें आंसर अवेलेबल है, 4 में दिए सही है तो 3 गलत क्यों है ये भी देखिए। तो ये सब चीज़ें ठीक अच्छी चीज़ें हैं। मैंने कभी कोचिंग नहीं की, इसलिए मेरे हॉस्टल में बहुत सारे लड़के नॉन टेक्निकल वाले भी रहते थे, वो जाते थे कोचिंग करने। मैंने खुद से पढ़ा है और मैंने स्टार्टिंग की 11 साल से, कोई नहीं पढ़ा था 11 साल से, बहुत सारी अगर बुक्स रहते हैं जिसमें फ्री की क्वेश्चन रहते हैं। 11 साल में ये पूरा मेथड्स लगाया गया है, तो मेथड्स मेरे को सब पता थे पहले से ही। कोचिंग के बच्चे मेरे पास आते थे पूछने, जब कुछ प्रॉब्लम होती तो मैं उनको बताने से पहले पूछता था तुम्हारे टीचर ने क्या बताया, वो हमें बताओ। तो कहीं ना कहीं मुझे सारे ट्रिक्स वगैरह पता चल गए थे, उनको बताते बताते मुझे पता चल गए थे। और उसके बाद से कि हाँ वो लोग फंस जाते थे, फंसते क्यों होते थे, सेम चीज़ उनको भी पता, उनको सोल्यूशन पता, जस्ट क्वेश्चन ने क्या कि अपनी लैंग्वेज चेंज कर दी है, तो फंस जाते तो नहीं लगा पाते। तो उसी लैंग्वेज को मैं घुमा के ऐसे उनको दिखा देता था कि देखो क्वेश्चन को ऐसे पढ़ो तुम, तो वो खुद लगा लेते। तो कहीं ना कहीं आपको प्रयास करिए कि मैथ रीजनिंग को ऐसे आप लोगों ने सब पढ़ा है, मोस्टली 8 क्लास की होती है, हाई स्कूल तक की तो कभी होती है, हाई स्कूल लेवल तक का पढ़ लेते हो तो बहुत अच्छा है, कोई नहीं हो पाएगा। सर कितनी क्वेश्चन मैथ की डिवाइडेड करें? ऐसा नंबर ऑफ क्वेश्चन फिक्स नहीं रहता, लेकिन हाँ एवरेज रहता है सबका, मैथ रीजनिंग और बाकी जितने सब्जेक्ट हैं एवरेज आते हैं। तकरीबन कितनी लगभग? 120 क्वेश्चन थे ना टोटल, फर्स्ट पेपर में पूरी में 120 क्वेश्चन है, तो उसमें 20 से 25 क्वेश्चन लगभग मैथ्स में आएंगे। ये जो फिजिक्स आएगी ये हाई स्कूल लेवल पे है। हाँ फिजिक्स का प्रयास करिए कि आप लोग मोस्टली लोगों ने इंटर किया होगा। Yes, तो मैंने भी प्रयास किया था कि आप लोग जैसे फिजिक्स पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो आप क्या करना है कि आप रिलेशन से मोस्टली पढ़ रहे हैं, Yes, sir. रिलेशन से आप बोल के अपना अलग मटेरियल है। तो आप इसकी जगह आपकी जो हाई स्कूल की बुक्स हैं एक बार रिव्यू कर लीजिए उसका, हाई स्कूल की बुक्स है। उसके बाद एक बुक मैंने और लिखी है, उसमें एसएससी का पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस एग्जाम का एक बुक आता है, उसमें साइंस का है, उसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री बायोलॉजी में उसको आप पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं वो हाई स्कूल को कवर किया उसने और 11th को टच किया। तो हाई स्कूल तक ही आती है, लेकिन आप कहीं ना कहीं आपको अच्छा करना है तो 11th को थोड़ा टच करेंगे, जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन वगैरह हाई स्कूल में नहीं है, इंटर में आप जब जाएंगे तो आएगा। लेकिन कहीं ना कहीं क्वेश्चन उसके डाले जाते हैं, ये बोलते हैं कि हाई स्कूल लेवल पर पूछते हैं, लेकिन वो इंटरमीडिएट लेवल का है, तो वो आप किसी से पूछने नहीं जाओगे कि आपने हाई स्कूल से ज़्यादा लेवल तक एग्जाम लेकर आए, तो आप अपने आप को प्रिपेयर करिए। ग्रेजुएशन है, प्रोजेक्टाइल क्वेश्चन है, एजुकेशन वगैरह है, हाई स्कूल में है थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बस है, लेकिन आप जब इंटर में जाते हैं तो थोड़ा कहीं ना कहीं इंग्लिश वगैरह है। और फिजिक्स साइंस में भी फिजिक्स और केमिस्ट्री में केवल वही पढ़ने का प्रयास मत करिए, कहीं ना कहीं लेवल उसकी जाइए। और हर सब्जेक्ट में जहाँ लेवल अवेलेबल है लेवल लगाने का प्रयास करिए, लेवल तक लगाने से कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे क्लियर होते हैं। और देखिए वो आपका पॉलिटेक्निक एंट्रेंस तो देखे सबको ही आते हैं, लेकिन मैंने वो बुक पढ़ी थी और उसमें मेरा साइंस इतना अच्छा हो गया, मैं सब लगाए उसमें कई सारे क्वेश्चन मेरे वहाँ मुझे मिले भी, मेरे को
में, तो बच्चे नहीं कर पाए थे, लेकिन हमें आगे दूसरी एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ जो है ध्यान देनी है कि जैसे इन्होंने पेपर दिया, पेपर का पैटर्न बता रहे हैं, लेकिन एग्ज़ाम निकालने के बाद भी इन्हें ये डिसाइड नहीं हो पा रहा है कि कितना एग्जैक्ट क्वेश्चन किसका था। इसके जस्ट अपोजिट जब आप सोशल मीडिया पे जा रहे हैं तो जिन्होंने आज तक एक भी लड़का एग्ज़ाम में क्वालिफाई नहीं कराया है वो सिलेबस डिफाइन कर रहे हैं। आप सोच रहे हैं ना, वो सिलेबस भी डिफाइन कर रहे हैं और बता भी रहे हैं कितने नंबर आप क्वेश्चन हैं। तो आप सबको कंफ्यूज मत होइए, सोशल मीडिया पूरी तरीके से टेक्निकल के लिए बिल्कुल आपको क्या डिस्टर्ब कर रही है। बात क्लियर है, अड्डा फड्डा और चड्डा जितने चल रहे हैं इनका कोई मतलब नहीं है। बात क्लियर है, आप अपनी प्रॉपरली कंसंट्रेट होइए जो आपको बताया जा रहा है। मतलब ऐसा नहीं उन्होंने, तो मैंने कोई लड़का मुझसे क्वेश्चन पूछ रहा था कि वो मुझको ही सिलेबस बताने लगा, क्लास में ही मुझको ही सिलेबस बता रहा था, तरह तरह क्वेश्चन से मैंने सुन तो लिया अच्छे से, लेकिन उसको थोड़ा सा सोचना चाहिए कि सोशल मीडिया जो है वो टेक्निकल में काम नहीं कर रही है, वो जीएस में काम कर सकती है। आपके टेक्निकल लिए कोई सोशल मीडिया नहीं होती, ना कोई यूट्यूब चैनल बना है दुनिया में, ना कोई होगा, ना आने वाले समय में कोई सिलेक्शन करा पाएगा। केवल ऑनलाइन आप अपना पैसा बर्बाद कर सकते हैं। हालांकि कुछ समय हमने भी ऑनलाइन का एंजॉयमेंट किया है, बात क्लियर है। वो एक परिस्थिति कोरोना की थी, उसमें पढ़ रहे थे, लेकिन अब मैं ऑनलाइन इंटरटेन नहीं कर रहा। लेकिन सिर्फ एक पैसा पैदा करने के लिए लड़कों के करियर के साथ खिलवाड़ करना ये एक सही तरीका नहीं है। वो भले ही आपको कुछ भी बता रहे हैं, लेकिन वो सब कुछ डाउटफुल है आपका। बाकी लोगों ने पैटर्न लड़के को मिसगाइड कर दिया। अब लड़का तो क्या कर रहा है, 25 क्वेश्चन फिजिक्स की तैयार कर रहा है, 25 केमिस्ट्री तैयार कर रहा है, 25 मैथ की तैयार कर रहा है। उसका करियर क्या होगा, तबाह कर दिया लोगों ने। क्योंकि उन लोगों को भी थोड़ा सोचना चाहिए जिस तरीके से वो, उनको पता है नहीं कुछ, लेकिन वो लड़कों को गाइडेंस करने के ऊपर आते हैं। सिर्फ एक छोटे से बिजनेस के लिए बहुत सारे लड़कों का करियर तबाह हो रहा है। बात ये थोड़ा सा बेघर रहिए, इससे बच के रहिए, और इनसे बेहतर कोई नहीं बता सकता। जब इन्होंने एग्जाम निकाला है, बात इसीलिए मैंने इसे ये क्वेश्चन किया था कि क्या उसका रेशियो है, तो कैसे सर मैं एग्जाम तो निकाला है, लेकिन रेशियो का करेक्ट बता पाए, ये बता पाए कहाँ से कितने क्वेश्चन आएंगे, ये चीज़ बस की बात नहीं, क्योंकि डिफाइन नहीं है। पता नहीं सोशल मीडिया वालों को कहाँ से जानकारी मिल जाती है, पता है डीआरडीओ वाले उनके कान में कह के जाते हैं, क्योंकि कोचिंग में डिजाइन करके बता देते हैं, ऐसा होता है। तो सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है जो भी इस वीडियो को देखें, आने वाले समय में इनके तक पहुँचता है, और कभी भी सोशल मीडिया की किसी भी चीज़ को भरोसा मत करें। बात की स्पेशली टेक्निकल में, क्योंकि डीआरडीओ का सिलेक्शन जो है हमें नहीं लग रहा है इधर नॉर्थ इंडिया में किसी ने दिया इस कोचिंग के अलावा। इलेक्ट्रॉनिक जो भी लड़के हुए हमें बताया आतिश मिश्रा का सिलेक्शन हुआ, उसके बाद इन दोनों लोगों का हुआ, और आने वाले समय में बहुत सारे, आज तक यूपी में किसी भी लड़के ने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन यूपी में डीआरडीओ में सिलेक्शन नहीं दे पाया। बात क्लियर है। तो ये हजार जो चैनल आपको मिसगाइड कर रहे हैं, खड़े होकर कापी लेके किताब लेके कूदने आके स्क्रीन पे, उनसे थोड़ा सा सावधान रहें। ये हमारी स्पेशली रिक्वेस्ट है, क्योंकि वो मिसगाइड कर रहे हैं। अगर आपके लिए अच्छा होता तो अगर कोई चीज़ अच्छी होती तो टीचर उसको सपोर्ट करता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए, जो बंदे ने सेप्टेम्बर 9 क्वालिफाई किया है, जो सेंट्रल डीआरडीओ में पोस्टेड है, वो इस बात को क्लियर ही नहीं, मतलब एग्जाम निकाला है, एग्जाम निकालना अलग बात है। अगर मैं कुछ ऐसा लगा होता, या इनको भी किसी डीआरडीओ ने बताया होता है कि इतना इसका इतना सवाल आएगा, इतना इसका आएगा, ये पैटर्न है, उन्होंने सिलेबस तक डिफाइन नहीं कर रखा है। बात क्लियर है। तो आपका लड़का बता रहा है इसका 25 आएगा, उसका 25 आएगा, लड़का कंफ्यूज हो जा रहा है। लड़का जब कंफ्यूज हो जाएगा तो क्या करेगा, वो 25-25 के हिसाब से पढ़ेगा ना सब्जेक्ट को, तो क्या होगा, पहला पेपर ही नहीं निकलेगा, टेक्निकल तक नौबती नहीं आएगी। कोर्स बेचना ही एक तरीका नहीं है आपका, तरीके बहुत सारे हैं उसको करके, लेकिन मिसगाइड करके किसी चीज़ को डेवलप करना ठीक नहीं है। वैसे सोशल मीडिया में जो चीज़ें चल रही हैं, क्या रहा है सोशल मीडिया उसका मार्केट है, अपना बिजनेस कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, अपना खुद का विवेक यूज़ करिए, कितना सही है कितना गलत है। तो कक्षा में ऐसे नहीं कि ऐसा नहीं बचपन में चल रहा है, सब पता है। हम लोगों को कहीं ना कहीं वो लोग भी अपना एक्सपीरियंस बताते हैं और गेस करते हैं कि क्या हो सकता है। सारी चीज़ें कभी करेक्ट नहीं होती हैं सोशल मीडिया में या कहीं भी और कोई बताए। ठीक है, अपना जितना आपको अच्छा मिल रहा है वहाँ से अपना दीजिए, तो नहीं मिला तो अंधविश्वास करने की जरूरत नहीं कहीं किसी भी सोशल मीडिया में।
ले जाता हूँ। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में सबसे ज़्यादा वेटेज किसका है? वेटेज की बात आप लोग ऐसा क्यों सोचते हो कि हम वेटेज किसका है? सपोज मैं कहता हूँ फिजिक्स केमिस्ट्री का वेटेज है तो क्या आप बायो पढ़ना बंद कर देंगे? ये चीज़ मत सोचिए कि वेटेज किसका है। आप अपनी तैयारी करिए। आपकी कोई चीज़ वीक है तो ठीक है, उसको थोड़ा मेहनत उसमें भी उतना ही करिए जिसमें वो आपकी वीक रहेगी। उसके अलावा जो आपको अच्छी चीज़ें लगती हैं उसको स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। और ये कभी मत सोचिए कि इसका वेटेज है किसी एग्जाम में। ठीक है, मैं अभी कह देता हूँ कि DRDO में इस चीज़ का वेटेज है, आपने अच्छे से पढ़ लिया लेकिन आपको नहीं हुआ तो आपका ये 2-3 महीने का टाइम तो वेस्ट गया, आपके एग्जाम में किसी और का वेटेज हो गया। आप वेटेज में मत जाओ, आप तो अपना सिलेबस कंप्लीट करो। बायो क्वेश्चन आते हैं? हाँ, बायोलॉजी आती है, पूरी आती है। बायो के क्वेश्चन आते हैं, साथ साथ में आपका जो टेक्निकल पेपर होगा उसमें बायोमेडिकल के भी क्वेश्चन आएंगे। बाकी एक क्वेश्चन जो है बायोमेडिकल से वो कवर करते हैं, ECG EEG जो के हैं आपका, ठीक है। तो क्योंकि अभी जो सिलेबस आपको बता रहे हैं, जो भी चीज़ें क्लास में पढ़ाते हैं, वो भी जो स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं उनकी बेस पे बताते हैं। पर जब भी पेपर दे के आया, हमारा इनके साथ पेपर पे डिस्कशन हुआ, हमने पूछा नया क्या था, ऐसा क्या था जो मैंने नहीं पढ़ाया था, तो पता चला कि बायोमेडिकल से कुछ नया आया था। तो मैंने उस समय से बायोमेडिकल को कवर करना DRDO में स्टार्ट कर दिया। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब आप किसी चीज़ पे पर्टिकुलर मत होइए, मतलब सारी चीज़ों को आपको तैयार करना है। भाई फिजिक्स इसमें नहीं किसी और में आएगी, ये टॉपिक छूट गया तो इस टॉपिक से इसमें क्वेश्चन नहीं आएगा, अगले किसी और में आएगा। मतलब बेसिक लेवल पे जो है आई थिंक हमारे हिसाब से जो टेक्निकल स्टूडेंट है उसका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होना चाहिए, तो तभी वो इंजीनियरिंग में आता भी है। उसका आप एक चीज़ और ध्यान दीजिए, जिसमें टेक्निकल वाले एग्जाम हो गए ना, उसमें जो नॉन टेक्निकल एग्जाम्स हैं उसमें आपका GK का पार्ट की जगह GS का पार्ट ज़्यादा रहता है। थोड़ा सा फोकस करते हैं साइंस में, और जो प्योर नॉन टेक एग्जाम है तो वहाँ थोड़ा GS उतना नहीं रहती है, बट एवरेज रहती है। तो हम लोगों की मोस्टली GK वीक रहता है, हिस्ट्री वगैरह उतनी याद नहीं होती लोगों को, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, पढ़िए जितना हो सके। लेकिन हाँ, साइंस के यूज मत करिए, साइंस कंप्लीट करिए, अच्छे से कंप्लीट करिए। यस बेटा इंग्लिश में क्या क्या लगभग इंग्लिश मेरी बहुत अच्छी नहीं है, सर ने पढ़ाया था, अभी जाके मैसेज आया कमाल भी नहीं। मैसेज वगैरह याद नहीं है। PQ और ST में अरेंज करते हैं? हाँ, ये सब चीज़ें आई थी, आई थी। ये सर पढ़ाते हैं, बस उतना ही पढ़े थे, उतना ही हो गया था हमारा। अतुल सर ने जो इंग्लिश में पढ़ाया था ना, और कोई सी कोई क्वेश्चन पूछ लीजिए, जो भी है टाइम निकाल के आए हैं आराम से, आप आराम से जो भी चीज़ें हैं पूछ सर सकते हैं। टेक्निकल में न्यूमेरिकल का क्या परसेंटाइल रहता है? न्यूमेरिकल का परसेंटाइल जी ऐसा परसेंटाइल नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ न्यूमेरिकल लगाना बहुत अच्छी चीज़ है। और हर एग्जाम में कहीं ना कहीं न्यूमेरिकल्स आते हैं, और जो व्यक्ति न्यूमेरिकल्स नहीं लगाते वो डायरेक्ट जाके एग्जाम में लगाते हैं तो उनका टाइम वेस्ट बहुत होता है। जो घर पे बैठ के ऑलरेडी लगा रहे हैं उसको आधे टाइम में लगा सकते हैं। न्यूमेरिकल लगाने का सबसे मेन फायदा ये है कि आपको थ्योरी बहुत अच्छी याद हो जाती है, थ्योरी के साथ साथ जब उसमें क्रॉस क्वेश्चन किए जाते हैं तो आप उनको कर सकते हो, और जो नहीं लगाते तो वो क्रॉस क्वेश्चन करना थोड़ा सा क्रिटिकल है। ये लगभग DRDO में लगभग आपका वही 20% के आसपास न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल आते हैं। आए हैं न्यूमेरिकल ऐसा नहीं आएंगे, न्यूमेरिकल आएंगे लगभग उनकी संख्या 20% होगी, बात क्लियर है। और जो न्यूमेरिकल्स आते हैं वो प्रॉपर कॉन्सेप्ट, जो थ्योरी के बहुत मसले कॉन्सेप्ट होते हैं उन्हीं को टच करते हैं। करंट अफेयर्स कितना है? डेवलपमेंट अफेयर्स आता हो? हाँ, करंट अफेयर आपको जरूर पढ़ना और चाहिए। ये DRDO इसरो के जो इन्वेंशन ये नहीं करता? हाँ, वो तो अपना GK में आ जाता है। ये GK के पार्ट में पूछा जाता है या नहीं पूछा जाएगा, पूछा गया था? GK में है, आपको पढ़ना है तो पूछा जाएगा। मतलब DRDO के डेवलपमेंट और प्रोडक्ट्स के बारे में बात 100 क्वेश्चन आने हैं पेपर में, ठीक है। 100 क्वेश्चन में उसको कहीं ना कहीं इतना सारा कवर करना होता है कि इम्पॉसिबल है सारी चीज़ें टच करना हर एग्ज़ाम में। किसी एग्ज़ाम में कोई चीज़ छोड़ेंगे वो, किसी एग्ज़ाम में कोई चीज़ छोड़ेंगे। अगर GK GS की बात करें तो जाके 30% बनती होगी, 30 से 35 क्वेश्चन रहते हैं। 30 से 35 क्वेश्चन में GK GS अपने आप में इतना बड़ा टॉपिक है कि वो 30 से 35 क्वेश्चन में किसको टच करेगा। तो यदि उसने किसी चीज़ को टच नहीं किया तो उसका मतलब ये नहीं कि वो उसमें क्वेश्चन नहीं वो पूछा। नेक्स्ट टाइम आएगी नहीं, वही बात है, वो आएगी। तो हमें अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, हमें उसको फोकस नहीं करना है उसमें क्या पूछे क्या नहीं पूछा, क्योंकि उनका सर्कल हो। आज इस एग्ज़ाम में यहाँ पूछे, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि DRDO एग्ज़ाम में कुछ DRDO बना देंगे, या एग्ज़ाम के लिए तो सारे जनरल होते हैं, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन सब क्रिएट कर रहे हैं, इस बात को कहीं ना कहीं
पहले सुनवाई थी कि यूपीएससी को सेट करना, लेकिन अभी है मतलब कि नहीं यूपीएससी सेट नहीं कर रही है। और सब अपना है सिलेबस में मोस्टली आप लोग फोकस करिए सिलेबस पे, और सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपको आए वही अच्छा है। तो कहीं किसी चीज़ को छोड़िए नहीं, थोड़ा सा नहीं ज़्यादा पढ़ पा रहे हैं तो एक बार पढ़ने का प्रयास करिए कि कहीं ना कहीं माइंड में पढ़ी रहे। सडनली सामने आए तो हमें कुछ इतना याद हो कि हमने पढ़ा उस चीज़ को, तो ये सब चीज़ें होती है तो थोड़ा कहीं ना कहीं आप गेस कर सकते हो या फिर करेक्ट कर सकते हो। सर कभी कभी नहीं पढ़ने में मन होता है, थोड़ा देर कह रहे कभी कभी सर नहीं पढ़ने में मन होता है, नहीं, कभी कभी पढ़ने का मन नहीं होता मत पढ़िए, बहुत डेली कौन पढ़ता है। और डेली ना मन हो तो सिलेक्शन का रहे हो। अपने यहाँ तो अच्छा खासा स्कोप है पॉलिटिक्स में, पॉलिटिक्स करिए जबरदस्ती नहीं पढ़ाई करता है। सर जीएस में क्या रेशियो रहता है आधुनिक और प्राचीन इतिहास का? आधुनिक प्राचीन इतिहास का बहुत रेशियो है, इतिहास में बहुत मॉडर्न ज़्यादा आता है? हाँ मॉडर्न ज़्यादा रहता है। प्राचीन वाला तो उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं, बस पढ़ लीजिए का इतना याद हो जाए। कहानी है वो तो कहानी को याद भी ज़्यादा नहीं करना, अपने आप याद हो जाती है। तो चीज़ें थोड़ा मेहनत करेंगे तो याद हो जाएगी। आप लोग थोड़ा करिए, ग्रुप स्टडी करिए, उसमें बहुत जल्दी याद होती है। नॉट एवल चीज़ बहुत जल्दी याद होती है। सर एक लास्ट टाइम मैनेजमेंट थोड़ा बता दीजिए, टेक्निकल नॉलेज दोनों एक साथ कैसे? हाँ ये थोड़ा सा क्रिटिकल चीज़ है कि एक ही साथ में आपको मोस्टली क्या होता है ना कि जब हम लोग एग्ज़ाम दे रहे होते हैं तो कोई और पहले से नॉन टेगा तक पढ़ने में दिक्कतें है ना? हाँ तो पहले से नहीं पढ़े तो ऐसा थोड़ी कि आप अभी पढ़ने आए तो कल को आपको जॉब चाहिए। आपको अपने आप को टाइम दीजिए 1 साल का। यस हाँ, सर। बाकी लोग भी पढ़ रहे हैं 3-4 साल से, वो भी लेते हैं जॉब के लिए, तो आप भी अपने आप को टाइम दीजिए, मेहनत करिए। नॉन टेक्निकल और टेक्निकल में बैलेंस करना कहीं ना कहीं कठिन होता है, क्योंकि हम लोग कई सारे फॉर्म डाले होते हैं। पता चला कि अभी टेक्निकल का एग्ज़ाम लगा, फिर नॉन टेक का लगा, तो इसी में हम लोग घूमते रहते हैं। और मैनेज करिए, आप प्रयास करिए, घूमते घूमते कहीं ना कहीं अपने आप मैनेज हो जाता है, आपको पता नहीं चलेगा। ना ही आपको ये पता चलता है कि मेरा ये एग्ज़ाम क्वालिफाई होने वाला है। आपको लगेगा कि मेरी अभी प्रिपरेशन बहुत कम है, उसके बाद 2-3 एग्ज़ाम निकल जाएंगे, उसके बाद भी आपको लगेगा नहीं मेरी प्रिपरेशन अच्छी की होगी। तो जैसे कोई सब्जेक्ट 3-4 महीने पहले खत्म हो गया, उससे क्या आप हफ्ते में एक बार रिवीजन या महीने में कैसे करते हैं? हाँ करना चाहिए, कैसे हफ्ते में या महीने में? नहीं वीक में होना चाहिए, और भी हर वीक में होना चाहिए अपना, हर हफ्ते में एक बार उसको देखना। मत देखो पूरा सब्जेक्ट मत देखो, थोड़ा पार्ट देखो, 2-3 चैप्टर देख लो, पढ़ लो, उसको क्वेश्चन वगैरह क्वेश्चन लगा लो, उसके जस्ट टच में रहो। यस सर। इस वीक में तुमने 2-3 पढ़ी, अगले वीक में 2-3 चैप्टर पढ़ लो, ऐसे तो आपको कहीं ना कहीं मन में पूरा पढ़ लोगे। तो जो चीज़ें कंप्लीट हो जाती है, मेन चीज़ यही है कि आपने प्रिपरेशन तो कर लिया, आप कंपटीशन को क्वालिफाई करने लायक हो गए, लेकिन कोई आपका एग्ज़ाम नहीं आया अभी, तो उस प्रिपरेशन को होल्ड करके कैसे रखना। पढ़ लिया, फिर भी आपने 4 महीने पढ़ाई की और 1 महीने आपने गैप कर दी, तो 4 महीने की पढ़ाई खत्म हो जाएगी। उसको कहीं ना कहीं होल्ड करके रखना बहुत इम्पोर्टेंट है, रिवीजन करते रहिए। क्योंकि इस समय जो अभी तो वैकेंसी चल रही है, लेकिन मोस्टली ऐसा होता है वैकेंसी ही नहीं आ रही, और उस टाइम पे लोग जो ढीले पड़ जाते हैं वो सबसे बड़ी गलती वही, वैकेंसी आने के बाद तैयारी नहीं करना है, तैयार आप पहले से रहिए, वैकेंसी बाद में आएगी। तो उस खाली टाइम को यूज करिए, टाइम पे अपने आप को मेकअप करिए, अच्छी खासी प्रिपरेशन करिए, उसके बाद जैसे एग्जाम आएगा जल्दी क्लियर हो जाएगा। थोड़ा बहुत एंजॉय करिए, ऐसा नहीं कि ज़्यादा सीरियस होना है, थोड़ा बहुत घूमना फिरना चाहिए, खाना पीना चाहिए, ज़्यादा प्रेशर लेने से काम नहीं चलता। ये बहुत सारे लोग डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। ये तो है, कभी कभी होता है। मेरी लड़कों में भी काफ़ी लोग डिप्रेस दिखाई देते हैं, उनको लग रहा है कि जैसे यही है कि आपको अटेंडम रिजल्ट चाहिए, अटेंडम कुछ नहीं होने वाला है। हाँ, ये शॉर्टकट लोग बोलते हैं, शॉर्टकट कुछ होता नहीं है। आपका एक प्रॉपर वे है, उस वे में आपको चलना है। डीपली पढ़ना है। हाँ डीपली पढ़ना की बहुत अच्छी चीज़ है, मुझे भी अच्छा लगता था कि आपने पढ़ लिया कोई टॉपिक, अब आप पूछो क्या पूछना है, हमें ये नहीं कि आप क्या पूछने वाले, हमने एक बार पढ़ लिया उस टॉपिक को, हमें सब पता उसके बारे में। और जब आप ऐसा कुछ 1 या 2 पढ़ोगे, जाके कोई 5 पढ़ोगे, तो आपको कहीं ना कहीं डर है कि सामने में क्या नहीं। एक बार अपना हम पढ़ लिए खत्म, कोई भी एग्जाम हम आएगा ठीक है, कोई भी एग्जाम हमने तो बहुत कर लिया था सारा, टेंशन ही नहीं है। और टाइम दीजिए आराम से, कहीं ना कहीं वैकेंसी आती रहती है,
ऐसा नहीं वैकेंसी नहीं आएगी, सिलेक्शन आएंगे, सिलेक्शन नहीं आएंगे वैकेंसी आएगी। वैकेंसी हर चीज़ की आ रही है, आपके इलेक्ट्रॉनिक्स की है, जो ब्रांचें हैं वो लगभग ऑलमोस्ट सभी कवर की जा रही हैं। 2019 के बाद से तो इलेक्ट्रॉनिक्स की बहुत सारी वैकेंसी आई, ऐसा एक साथ तो सोचना था, और उसके बाद से बहुत वैकेंसी आई। नहीं, जिस समय नहीं है उसमें किसी में भी नहीं आ रहा है, रेशियो बहुत कम था। अब तो इंस्ट्रूमेंट का सेपरेट वैकेंसी आ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स का आ रहा है, जिसने इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल भी दिया उनका भी सेपरेट वैकेंसी दे रहे हैं। और कितना वैकेंसी चाहिए? हर जगह वैकेंसी आ रही है, वैकेंसी आ रही है, वो जा रही है। ठीक है, जो लोग तैयारी कर रहे हैं, जो कंटिन्यू पहले से हैं, वो निकल भी रहे हैं आराम से, उनको कोई दिक्कत भी नहीं हो रहा है। जो लोग थोड़ा बहुत सीरियस हैं अभी वो सब निकल गया। सभी निकल के बहुत सारा कोचिंग कम से कम आपका 1000 के इससे ऊपर ज़्यादा बना ही चुकी है आपका टोटल, जब से हम पढ़ा रहे हैं आपका, है ना? नहीं वो नहीं, वो बैठ रहे हैं आपका। और किसी का कोई क्वेश्चन? जो भी पूछ लीजिए भाई, इसलिए हमने इनको बुलाया है, कहा है इनसे बेहतर आपको कोई गाइड नहीं कर सकता है। लेकिन मैं भी पूरा उस तरीके नहीं बता सकता, क्योंकि इन्होंने एग्ज़ाम निकाला है तो ये बेहतर तरीके से आपको बता सकते हैं सारी चीज़ें। अगर उसके बाद पिछली बार कितने दिन बाद एग्जाम हुआ था? हाँ, लगा 4 महीने तक लगा था। नॉन टेक का पहला अच्छा, नॉन टेक्निकल का टेक्निकल का नॉन टेक्निकल फर्स्ट पेपर सर। फर्स्ट पेपर नोटिफिकेशन आने के बाद जी 4 महीने तक लगा। और सेकंड पेपर सर? प्री वुमेन्स के में भी 4 महीने का ही गैप था। प्री हुआ था तुम्हारा नवंबर दिसंबर में, उसके बाद मेंस हुआ था मार्च में। मतलब मेंस वाले प्री और मेंस में भी काफी टाइम मिल हाँ 3-4 महीने का। रिजल्ट आने के बाद तो 25 दिन का टाइम मिला। हाँ? रिजल्ट आने के बाद मतलब प्री का रिजल्ट आने के बाद कितना टाइम मिला? 3-4 महीने का एग्जाम, दोनों एग्जाम के जो आने के बाद शायद जो एनटीपीसी का एग्जामिनेशन होता है उसमें प्री और रिटर्न के बीच में ज़्यादा टाइम नहीं देते हैं, 15-20 दिन का होता है, बस क्लियर है। और डीआरडीओ में एटलीस्ट मिनिमम आई थिंक 2 महीने तो मिलेगा, इतना मिलेगा। कि वो कोई काम जल्दी नहीं करते, वो प्रॉपर तरीके से बेस्ट वे में करते हैं, इसलिए उनको थोड़ा सा समय चाहिए होता है। पेपर में क्वालिटी होती है, हाँ आपको हर जगह कहीं और एकदम फेयरनेस मिलेगी, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो बेहतर चीज़ करने के लिए थोड़ा समय तो चाहिए। अब कोई बंदा है कभी 2 महीने में यही बना दो, हालांकि हम तो नहीं बना पाते हैं, हालांकि 6 महीने तक में लोग बना देते हैं, उनको सपना दिखा देते हैं यही बनाने को, भी यही बने रोड पे घूमन करते हैं। इलाहाबाद में भी मैंने 5-6 साल पढ़ाया है, वहाँ देख रहे हैं, और कानपुर में भी देख रहे हैं। बाकी जहाँ जहाँ एक्सपीरियंस होता जा रहा है, वो यही सारे रोड पे घूम रहे हैं सब। कोचिंग वालों ने 6 महीने में यही बना दिया उनको, है ना? तो ऐसा नहीं है 6 महीने नहीं, अब कितना भी समय लग सकता है, वो डिपेंड करता है आपकी क्वालिटी पे, कितने सब्जेक्ट कितने क्वालिटी से आपने तैयार करते हो। इन लोगों ने भी बहुत हार्ड वर्क किया था, आप लोग भी हार्ड वर्क करोगे वही सी जगह पहुंच जाओगे। टाइम दिया है इन सब लोगों ने, ऐसा नहीं है आपका। कम से कम 1 साल नॉन स्टॉप बहुत हार्ड स्टडी चाहिए डीपली। वो जो आजकल जो कहानी चलती है ना आपका, इंजॉयमेंट वाला क्लास होता है और क्लास एक इंजॉयमेंट वाला क्लास होता है। तो इंजॉयमेंट वाला क्लास नहीं चाहिए, हर चीज़ आपको अच्छी पढ़ाई जाए, आपको सब समझ में आए अच्छा, तो वो बेहतर नहीं है। आपके साथ कुछ ऐसा भी हो जो पूरा टीचर पढ़ाए किस तरीके से भी, लेकिन कंटेंट पूरा कवर होना चाहिए टॉपिक, कंटेंट कवर होना चाहिए टॉपिक पे। तो वो चीज़ अगर कहीं भी आई हो तो टीचर को इतना नॉलेज होना चाहिए। हालांकि आजकल तो टीचर और स्टूडेंट एक साथ ही पेपर देते ज़्यादातर, सेंटर में उससे थोड़ा बच के रहिए। यहाँ नॉलेज नहीं, यहाँ नॉलेज भी चाहिए, जुनून भी चाहिए, और टीचर जो चाहिए वो एक्सपीरियंस टीचर चाहिए। बात ये ऐसा नहीं कि वो कल आए क्वालिफिकेशन आपने देख के ज्वाइन कर लिया तो वो खुद ही उस चीज़ के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, तो वो क्या बताएंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं आपका। ठीक है, और कोई क्वेश्चन हो बताए आप लोग जो भी जानना चाहें आपका। ठीक है, वहाँ से बुलाने का मतलब यही है कि आने वाला एग्ज़ाम है, आप अपनी स्ट्रेटजी अभी से बनाएं। हो सकता है आपके पास बहुत मौका हो, अभी आई थिंक है अभी आपका, है ना, उसमें आप अपने आप को रीओरिएंट कर सकते हो। रीओरिएंट मतलब आपका जो कमियाँ हैं वो एक बार समझ लीजिए। अब यहाँ आपने धीरे से काफ़ी चीज़ें समझ ली हैं आपने, ठीक है, कुछ चीज़ें हम बताते रहते हैं या बाकी जो चीज़ें आपके समझ बना के स्ट्रेटजिकली पढ़ाई करिए।
तो एग्ज़ाम ओरिएंटेड। देखिए बहुत सारे एग्ज़ाम की तैयारी करके आप हर एग्ज़ाम को आपका ट्राई करके हम कुछ नहीं कर सकते लाइफ में, जो हमें लग रहा है। भाई इनके साथ के बहुत सारे लोग थे, वो पुलिस की भी तैयारी करते थे लेकिन पुलिस नहीं बन पाए। ठीक है, आजकल ट्रेडिंग करते हैं शेयर मार्केट में, देखिए मुझे जानकारी है, या क्रिप्टो करेंसी में कई लोग करते हैं, क्योंकि अब बीएड कर रहे हैं कि आगे फ्यूचर में टीचर बन जाएंगे। तो उनके लिए सलाह यही है, जब तक आप एक तरफ अपने गोल को डिसाइड नहीं करोगे आई थिंक, तब तक सफलता मिलना मुश्किल है। और फिलहाल इलेक्ट्रॉनिक्स में तो थोड़ा सा ज़्यादा ही है, वैकेंसी बहुत सारी आती है, लेकिन क्या है कि लोगों को सिलेबस ही नहीं पता है। जो कुछ चीज़ें डिजाइन करके पढ़ा रही हैं, डिजाइनर क्लास बना के, उनको सिलेबस ही नहीं पता क्या आएगा। उनको नहीं पता है टीवी डीआरडीओ में आएगी, है हमको नहीं पता है कि टेढ़ा भी आएगा, क्या क्या आएगा पता नहीं। वो सिलेबस अपना डिसाइड करके एक नया सिलेबस बनाते हैं जो ओरिएंटेड एग्जाम के ओरिएंटेड होता ही नहीं है आपका है। और लड़का जो है बाई चांस उसी को फोकस कर देता है और उसका करियर खराब हो जाता है। क्योंकि अगर 10 पार्ट भी अगर किसी चीज़ के छोड़ रहे हो तो 10 क्वेश्चन आपके छूट गए। 10 क्वेश्चन आई थिंक अगर पेपर में छूट रहे हैं तो आप कंप्लीट नहीं कर पाओगे। टेक्निकल में तो स्पेशली नॉन टेक के लिए किस राइटर की बुक ले लीजिए? नॉन टेक का हमें कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं, मैं नॉन टेक का टीचर नहीं हूँ। और ये भी नॉन टेक बताया है कैसे तैयार किया है। जो लूसेंट मोस्टली फॉलो करते हैं और लूसेंट में मॉडल सफिशिएंट नहीं है। जीके लूसेंट ले लीजिए, जीएस लूसेंट ले लीजिए। बस साइंस के लिए आप ये करिए अपनी हाई स्कूल जो एक बार पढ़ लीजिए दोबारा से, हाई स्कूल भी और उसके बाद टच करिए इंटरमीडिएट को टच करने का प्रयास करिए। और एसएससी के साइंस की बुक आती है उनको आप पढ़ लीजिएगा। सर आप कितने घंटे पढ़ते थे? आप कितने घंटे पढ़ते थे? तो कुछ नहीं, डेली का हमें टाइम लगा के पढ़ना, क्या जितने घंटे पढ़ना है। ये ज़्यादा घंटे नहीं पढ़ते थे, इन्हें हम कहते थे रोज मिलते थे पढ़ो जाके घर से। सर कोई पूरी रात अगर पढ़ना चाहे तो इनके साथ ऐसा था, ये इनका जो सबसे अच्छा जो प्लस पॉइंट लगता था, जिस समय ये पढ़ते थे, जिस समय क्लास में होते थे उस समय क्लास में होते थे। बात समझे? जिस समय मौज मस्ती कर रहे हैं, ये कम मौज मस्ती वाले स्टूडेंट नहीं हैं, इनको आप हल्के मत लीजिए। इनको गुरुदेव पे पकड़ के इन्हें भेजना पड़ता था कि जब पढ़ो जाके, समय नहीं है तुम्हारे पास। मतलब इनके पास समय बहुत कम था। हमारे लिए बड़ा टेंशन होता था कि इनका सिलेक्शन कैसे हो पाएगा। तो जब भी हमें मिलते थे यहाँ पे कोचिंग के अलावा भी दिखते थे, तो किसी से हम नहीं कहते थे, लेकिन इनसे जरूर कहते थे कि जाओ तुम पढ़ो जाके आपका। तो मतलब इनका बस एक ही बढ़िया एक फीचर था कि जिस समय क्लास में होते थे तो क्लास में ही होते थे, इनका कंसंट्रेशन पूरी तरीके से पढ़ाई को होता था। हालांकि मैं हर लड़के को बात कर रहा हूँ, अभी यहाँ तो पता नहीं कितने हज़ार स्टूडेंट्स पढ़ाए होंगे हमने, ठीक है, 21-22 साल हो गया, उसमें हमने देखा है कि जो स्टूडेंट बाकी कुछ भी करता है देयर आर नथिंग मैटर, बट जो क्लास है, जिस समय क्लास का फीचर है, जिस समय क्लास चल रही है उस समय आप क्लास में हैं, मतलब उस समय जो पढ़ाई होनी चाहिए वो पूरा टॉपिक आपके समझ में आएगा, तभी आएगा जब कंसंट्रेट होगा। आप क्या है, आप 4 लोगों से बात कर रहे हैं, अपने आप को डिस्टर्ब कर रहे हैं या कोई आपको डिस्टर्ब कर रहा है, तो आई थिंक वो भी टॉपिक डिस्टर्ब हो जाए। मैंने बताया ना, मैं जो बोल रहा हूँ वो शायद आप पहली बार सुन रहे हो और आखिरी बार भी है, यही बात है। और अगले क्लास जब वही सब्जेक्ट में दूसरी बार पढ़ा होगा तो हो सकता है वो भी पहला बार भी होता है, क्योंकि हर सब्जेक्ट हर बार एक नए तरीके से होता है। स्टूडेंट के हिसाब से सब्जेक्ट चलता है, सामने बैठे हुए लोग कैसे हैं, उनको क्या लेवल चाहिए, वो टीचर डिसाइड करता है। हालांकि बहुत सारे टीचर ये भी नहीं करते, वो कहते हैं हम अपना काम कर रहे हैं, बात खत्म हो गई। हम काम नहीं, मतलब आपके साथ इस तरीके लगते हैं कि आप जितना आप हमसे काम चाहते हो हम देते हैं, तो आप कितना कर पाते हो इस पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। इसी क्लास में सभी बैठते हैं, आपका पूरा बैच चलता है, बहुत सारे लोग सेलेक्ट होकर जाते हैं, बहुत सारे असल भी होते हैं। ऐसा नहीं कहा कि मैंने इतने सालों में इतना 1000 स्टूडेंट पढ़ाया, सभी स्टूडेंट यही बन गया, ऐसा नहीं है भाई। गेट से लेके IAS तक और JEE तो सब JEE की बात को पढ़ा रहे हैं, तो इस सालों में सभी नहीं सक्सेस हो गए। सक्सेस वही हुए हैं जिन्होंने कुछ अपने रूल्स बनाए हैं, वो भी अपने लिए बनाए हैं। लोग समाज के लिए ज़्यादा रूल बनाते हैं ना, अपने लिए बनाते हुए भूल जाते हैं कि अपने आप को जो रूल बनाते हैं तो उसको अपने आप को रूल के अंदर फ्रेमवर्क नहीं कर पाते हैं। आजकल के स्टूडेंट्स की कमी यही है कि रूल जो बनाते हैं उनके यहाँ, मैं बहुत सारे लोगों के यहाँ जाता हूँ, स्टूडेंट से मिलता है, उनके बहुत बड़े बड़े टाइम टेबल टंगे होते हैं
2 घंटा ये पढ़ेंगे, 3 घंटा ये पढ़ेंगे, लेकिन वो बना हुआ अच्छी बात है, उसको फॉलो नहीं हो रहा है। मतलब वो जो रूल बनाते हैं, उन्होंने देख देख के रूल बनाया, टीचर भी बहुत अच्छे समझाता है इतना इतना करना जाके, हालांकि वो जितना कर सकता है करता है अपने टाइम मैनेजमेंट हिसाब से। बेस्ट टाइम मैनेजमेंट दुनिया का आप खुद ही बनाते हो। दुनिया के अपने अच्छे से टाइम को आप ही सबसे अच्छे तरीके जानते हो कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इवन टीचर भी नहीं बता सकता कि आप अपने समय को कैसे इस्तेमाल कर सकते हो। आप अपने रूल बना के उनको उस फ्रेमवर्क में लाना भी सीखना पड़ेगा। ऐसे ही जो मुझे लगता है कि ऐसे ही रूल बना के आपने टाइम की चार्ट बना हुआ है ना, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि रूल जो बनाइए उनके अंदर अपने आप को ढालिए। फ्रेमवर्क में लाने का मतलब ये है, ऐसा नहीं बना के खड़ा कर दिया आपने सिस्टम बनाया तो एट ये नहीं कह रहा है कि हर चीज़ एट एनी कंडीशन पे होना चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी हर चीज़ की भी होती है। मान लेते हैं आपको कोई बहुत ज़रूरी काम है तो नहीं है, लेकिन मैक्सिमम क्या है, बिना ज़रूरी के कामों के लिए आप फालतू का टाइम वेस्ट करना हमें नहीं लग रहा सही है। 1 से 1.5 साल सफिशिएंट होता है। बहुत सारे कोचिंग में, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में ही, आईसी में भी, इलेक्ट्रिकल में सब 1 साल से, तब कुछ लोगों ने अंदर जॉब लेके चले गए हैं, बात क्लियर है बिफोर। लेकिन उन्होंने, उनका जो फ्रेमवर्क था, जब उनसे बात करता था, उनका टाइम था कि 5 बजे जीएस पढ़ना, तो 5 बजे जितने भी चैनल होते थे सभी चैनल की जीएस पढ़ के लिख डालते थे। इवन इतना तक मैंने देखा है, पढ़ते नहीं थे, पढ़ना देखिए, पढ़ना अलग चीज़ होता है, पढ़ के लिखना एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। जब तक लिखोगे नहीं, और यूट्यूब ने क्या किया है, जैसे यूट्यूब आया, हालांकि मैं किसी चीज़ को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, चीज़ें आती हैं, हम उन पे ऐसा नहीं कि जीएस वाले लोग मेहनत नहीं करते, बहुत मेहनत करते हैं। उनका कंटेंट एक कोचिंग वाले से ज़्यादा अच्छा है, ये मैं मानता हूँ, जीएस की फील्ड में या और चीज़ों की। लेकिन क्या है, उनके साथ दिक्कत क्या है, वही फ्रेमवर्क वाला है। उन्होंने बना तो दिया, आपने सुन भी लिया, सुना ऐसे जैसे आप गाने को सुना, फिल्म को सुना, ठीक है, सुन के निकाल दिया वो चीज़ें। वो जो कह रहे हैं उनको भी अगर फॉलो करना है तो उनके फ्रेमवर्क में आप जाइए, वो जो बता रहे हैं उनको सुनिए, उनको बाकायदा क्वेश्चन लिखिए, और लिख के अगर ये काम करेंगे तो शायद उनका भी पढ़ाना आपके लिए सार्थक हो जाएगा। वो भी ये उम्मीद करते होंगे कि ऐसा किया जा रहा होगा, उनको भी मतलब नहीं है, लेकिन उनको अपने कंटेंट से मतलब है, वो अच्छा डिलीवर कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग नॉन टेक में अच्छा डिलीवर कर रहे हैं, लेकिन क्या वो डिलीवरी का मतलब तब आए जब आप उनके फ्रेमवर्क में बैठ के काम करो। मतलब जो बोल रहे हैं आपने, उन्होंने बताया 10 चीज़ें बताई कंटेंट में, आपने क्या किया, उनको सुन लिया केवल। और सुना ऐसे, सुना किस समय, सुनने का जो तरीका आपका हुआ, तरीका क्या हुआ, जाते आते, रास्ते में जाते आते, खाना बनाते वक्त या किसी से बात करते वक्त, इस टाइप की स्टडी नहीं होती है, वो भूल जाते हैं आप कुछ समय पर। वो जो आप काम कर रहे हैं वो नहीं, आप वैसे ही पढ़िए, उनके साथ में भी जैसे क्लास में पढ़िए, प्रॉपर पढ़िए, उनको भी टाइम दीजिए, नहीं मैं नहीं कह रहा हूँ। और वो जो बताएं उनको कॉपी पे लिखिए प्रॉपर, और उसको भी रिवीजन करिए आप। ऐसा नहीं वो यूट्यूब पे पढ़ा है तो आप यूट्यूब पे आप गए, फिर से उसको बनाई डबल, फिर दोबारा गाना चालू हो गया गाना जैसा। जब तक आप फिल्मी पैटर्न पे रहेंगे, हम तो बड़ा दुर्भाग्य समझ रहे हैं कि पूरी टेक्निकल की दुनिया लोगों ने फिल्मी बना दी है, सब फिल्मी हो गया है, बस यूट्यूब लगाओ चालू, फिल्म चालू। लेकिन फिल्म से आई थिंक वो एक मनोरंजन ही है, हमें लग रहा है, एंटरटेनमेंट ही। लेकिन उसको हालांकि जो लोग बता रहे हैं, जो लोग पढ़ा रहे हैं, अगर उनसे आप पढ़ना चाहते हैं तो उनको भी उसी तरीके से पढ़िए, जस्ट लाइक आप क्लासरूम में पढ़ रहे हैं। उसको पार्ट टाइम मत लीजिए, यू आर टेकिंग इट जस्ट ए पार्ट टाइम। उनको पार्ट टाइम में ले लेते हैं कि बने हम पार्ट टाइम में जिस समय हम ये कर रहे होंगे उस समय हम पढ़ेंगे। मतलब एक की आदत नहीं, ये 90% लोगों की आदत है। मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, मैं मुझे जो अनुभव हुआ है, बात क्लियर है, क्योंकि अनुभव से ही मुझे सीखता। आई हैव नो एक्सपीरियंस ऑफ जीएस एंड नॉन-टेक बिकॉज वी आर नो गिविंग एनी एग्जामिनेशन इन इंडिया नेवर टाइम। बात क्लियर है, तो इसलिए चीज़ें जो हैं बहुत ज़रूरी है। हमारा सिर्फ यही कहें, मतलब जो रूल बनाइए और जो स्टडी का पैटर्न है उससे अपने आप को डिफिसिट मत करिए, अलग मत करिए। जैसा फ्रेमवर्क बताया जा रहा है स्टडी का बना हुआ है, उसी को फॉलो करके आई थिंक काम करना चाहिए, पढ़ा कोई भी रहा। देखिए अगर दुनिया में कोई टीचर बना है तो उसकी कुछ तो अच्छा ही होगी, ठीक है। सौभाग्य से बना हो टीचर या भले दुर्भाग्य से भी बना हो, लेकिन उसको कुछ तो अच्छा पार्ट होगा।
उसके उस अच्छे पार्ट को भी उसी तरीके से पढ़िए जैसे एक टीचिंग का फ्रेमवर्क होता है। लोगों ने क्या टीचिंग का आपका सिस्टम तो बड़ा कर दिया है, लेकिन फ्रेमवर्क बहुत छोटा हो गया। हमको अब वो बताते भी हैं ऐसा पढ़ना चाहिए, लेकिन लड़के जो है उसको एज पार्ट टाइम फिल्मी दुनिया की तरीके से लेते हैं। ऐसा नहीं वो चीज़ें खराब है, खराब नहीं, मैं कहने का मतलब खराब नहीं है। हमारा कहने का मतलब चीज़ें अच्छी, लेकिन उनको फ्रेमवर्क एक लिमिटेशन के अंदर आनी चाहिए। उनका पढ़ाई का तरीका प्लेटफॉर्म मिसगाइड जो चीज़ें हैं बंद होनी चाहिए हमारे साथ। हमने भी काफ़ी कुछ आपको बता दिया है ना, बाकी और अगर कोई क्वेश्चन रह गया तो बताएं आप। और अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो, हालांकि आधे घंटा यही टाइम था, ठीक है, और कोई अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहे किसी तरीके का कन्फ्यूजन हो सर एग्जाम से 2 हफ्ते पहले कौन से सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस किया जाए? हो गया, बहुत हो गया रिकॉर्डिंग। अरे अभी नहीं हुई है। एग्जाम में अरे अब कहाँ तो आई किया जाए तो